अगले दिन राजीव ऑफिस चला गया पर उसके मन में यही सब चल रहा था। आखिर अंकिता का क्या निर्णय होगा, वह मान जाएगी या नहीं। इधर राजीव के जाने के बाद अंकिता घर के छोटे मोटे कामों में लगी हुई थी। उसके मोबाइल पर उसके पापा का फोन आया। क्या हुआ बेटा, राजीव मान गया क्या? उसे तुम्हारा फैसला मंजूर है? नहीं पापा, वह तो मानने को तैयार ही नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने तो इस बच्चे के साथ बहुत से सपने भी देखने चालू कर दिए। अरे ये क्या बात हुई? हमारी बेटी की खुशियाँ भी कुछ मायने रखती हैं उसके लिए या नहीं? तुम चिंता मत करो, तुम अपना फैसला लेने के लिए आज़ाद हो। मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। अंकिता ने फ़ोन रख दिया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में बहुत उथल-पुथल चल रही थी। उसने अपनी सहेली को फ़ोन लगाया। इधर-उधर की बात करने के बाद जब उसे बताया कि वह प्रेग्नेंट है, तो उसकी सहेली आश्चर्य से बोली, तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? अरे अभी तो हमें ज़िंदगी के मज़े लेने हैं, एंजॉय करना है। तू अभी से कहाँ इन सब झमेलों में फँस गई? क्या करूँ यार, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना खुश है। अरे तो इन लड़कों को क्या फ़र्क पड़ता है, ज़िंदगी तो हमारी बदलती है ना। मेरी मान अभी भी देर नहीं हुई, तू अबॉर्शन करा ले। फ़ोन रखने के बाद अंकिता काफ़ी देर तक सोचती रही। कभी उसे राजीव का ख़्याल आता, कभी खुद की आज़ाद ज़िंदगी के बारे में सोचती। काफ़ी सोचने के बाद वो अपने निर्णय पर पहुंच गई। वो बेसब्री से राजीव का इंतज़ार करने लगी। शाम को जब राजीव ऑफिस से आया, अंकिता ने उस समय उससे कुछ नहीं कहा। इधर राजीव इसी कश्मकश में था कि अंकिता ने क्या निर्णय लिया होगा, पर वह चाहकर भी उससे पूछ नहीं पा रहा था। खाना खाने के बाद जब वह अपने रूम में आए, अंकिता राजीव के पास आकर बैठ गई। उसने अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए कहा, राजीव मैंने फैसला कर लिया। राजीव के दिल की धड़कन बढ़ने की बजाय जैसे रुक सी गई। क्या फैसला लिया होगा, वह अंकिता की आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। राजीव, मैं यह बच्चा कंटिन्यू नहीं करूंगी। राजीव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में शीशा घोल दिया हो। उसको समझ नहीं आया वह क्या बोले। वह अंकिता को देखने लगा कि कैसे वह इतनी कठोर हो सकती है। अरे औरत तो ममता की मूरत होती है, और वही ममता आज अपने मातृत्व का गला घोटने को आतुर है। वो अंकिता की ओर अचरज भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? राजीव, मैंने बहुत सोचा, अब बस सोचना नहीं, अमल में लाना है। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली है, कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे अबॉर्शन के लिए। अंकिता के चेहरे पर कोई भाव नहीं था जब वो ये बोल रही थी, जैसे बिल्कुल पत्थर बन गई हो। अंकिता, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस काम में तुम्हारा साथ दूंगा? राजीव लगभग चीखते हुए बोला। वो गुस्से से थर-थर काँप रहा था। मैंने अब निर्णय ले लिया और तुमको बताना मेरा फर्ज था। तुम चलो या ना चलो, तुम्हारी मर्ज़ी। मैं अकेली चली जाऊँगी। वैसे भी हमारे कानून में भी अधिकार है कि एक महिला को पूरा हक है कि उसको अपना बच्चा रखना है या नहीं। ये मेरा शरीर है, इस पर मेरा अधिकार है। तुम अच्छे से सोच लो, सुबह 9 बजे का अपॉइंटमेंट है। अंकिता, इसमें मेरा तुम्हारा कहाँ से आ गया? शादी के बाद हमारे सारे अधिकार, फैसले एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बच्चा भी हम दोनों का है। राजीव, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूँगी। इतना कहकर अंकिता ने तकिए को सीधा किया और बिस्तर पर करवट लेकर लेट गई। उसने एक बार भी राजीव की बात सुनने की कोशिश नहीं की। राजीव को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अंकिता इतनी सख्त दिल भी हो सकती है। उसे यह तो मालूम था कि अंकिता बहुत ज़िद्दी है, पर वो निर्दयी भी हो सकती है, पता नहीं था। राजीव कमरे में बेचैनी से इधर-उधर टहल रहा था। उसने फिर एक बार उसे समझाने की कोशिश की, पर वो तो जैसे कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थी। राजीव ने पूरी रात आँखों में काटी। सुबह उसने अंकिता की मम्मी को सब बताया। उसकी मम्मी ने भी अंकिता को बहुत समझाया, पर अब वह अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थी। अंकिता तैयार होते हुए बोली, राजीव, चल रहे हो मेरे साथ? राजीव कुछ नहीं बोला। अंकिता ने एक बार और पूछा, राजीव, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम चल रहे हो या नहीं? राजीव ने एक बार और अंकिता की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा, पर अंकिता ने अपना मुंह फेर लिया। उसने अपना पर्स और मोबाइल उठाते हुए कहा, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हारा हॉस्पिटल में इंतजार करूंगी। तुम आए तो ठीक, वरना मैं समझूंगी तुम मुझसे कोई नाता नहीं रखना चाहते। तुम नहीं आए तो मैं मम्मी के घर चली जाऊंगी। ये बोलकर अंकिता गुस्से में पैर पटकती हुई हॉस्पिटल के लिए निकल गई। डॉक्टर सारी तैयारी कर चुकी थी। उसने फिर एक बार अंकिता से पूछा, अंकिता, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ डॉक्टर। अंकिता ने एक बार और राजीव को फ़ोन किया, पर राजीव ने फ़ोन नहीं उठाया। वो ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी थी। कुछ ही देर में उसका अबॉर्शन हो गया। बाहर उसके मम्मी पापा खड़े थे। जब वह ओटी से बाहर आई तो उसकी आंखें राजीव को ही ढूंढ रही थी, पर वो वहां नहीं था। उसने राजीव को मैसेज भी किया। अंकिता की माँ की आंखों में गुस्सा और नाराजगी साफ दिख रही थी। उसके पापा बोले, किसे ढूंढ रही है बेटा? अगर उसे आना होता तो तेरे साथ नहीं आता। तो हमारे साथ चल। अंकिता अपने पापा के घर आ गई। वो राजीव के फ़ोन या मैसेज का इंतज़ार करती रही।
पर उसका कोई जवाब नहीं आया। अंकिता को लगा अभी राजीव गुस्सा है, जब गुस्सा शांत हो जाएगा तब मान जाएगा हमेशा की तरह। वैसे भी वो ज़्यादा देर मुझसे गुस्सा कहाँ रह सकता है। इधर अंकिता की माँ उससे बहुत गुस्सा थी। उन्होंने अंकिता से कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया अंकिता। अरे ये कोई खेल है, जब मनाया खेल लिया और जब मनाया छोड़ दिया। माँ अब तुम भी शुरू मत हो जाना, राजीव कम है क्या जो अब तुम भी मुझ पर गुस्सा कर रही हो। बेटा तुम बाप बेटी ने कभी मेरे गुस्से की परवाह ही कहाँ की है। और अगर मैं राजीव की जगह होती तो बात तो क्या, मैं तुमसे नाता ही तोड़ लेती। पर क्या करूं, माँ हूं ना, मुझे तो तुम्हारा साथ देना ही पड़ेगा। पर सच बताऊं तो आज मुझे मेरी परवरिश पर शर्म आ रही है। कहकर अंकिता की माँ कमरे से बाहर चली गई। अपनी मम्मी की बातों से अंकिता और बेचैन हो गई। उसने फिर राजीव को फोन मिलाया पर उसने फोन अटेंड नहीं किया। आखिर उसने घर के लैंडलाइन पर फोन किया, फोन नौकर ने उठाया। अंकिता ने राजीव से बात कराने को कहा पर राजीव ने फ़ोन पर आने को मना कर दिया। बहुत ज़ोर डालने पर उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही अंकिता फट पड़ी। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तुमने एक बार भी मेरी तबीयत, मेरा हाल नहीं पूछा। अरे तुमको मुझसे ज़्यादा वह बच्चा प्यारा है। अंकिता चिल्लाकर शायद अपने अपराध बोध को कम कर रही थी, क्योंकि अपनी मम्मी और राजीव के गुस्से को वो महसूस कर रही थी। उसने सोचा नहीं था राजीव उससे ऐसा व्यवहार करेगा। उसको तो लगा था हमेशा की तरह उसकी ज़िद में भी राजीव उसका साथ देगा। आज तक जैसे और ज़िद पूरी करती आई थी, हर चीज़ को खेल समझती थी। ये भी उसके लिए किसी खेल से कम नहीं था। राजीव ने अपने गुस्से पर नियंत्रण किया और बोला, अंकिता मैं बस इतना कहूँगा, तुमने जो किया सही किया। तुम जैसी औरत को माँ बनने का हक नहीं है। अच्छा है तुमने उसको इस दुनिया में लाने से पहले ही ख़त्म कर दिया। तुम क्या जानो माँ क्या होती है, तुम माँ बनने लायक हो ही नहीं। राजीव की आवाज़ रुंधी हुई थी, वो एक-एक शब्द जैसे तोलकर बोल रहा था। वो बहुत दुखी लग रहा था। राजीव तुम होश में तो हो? क्या कह रहे हो? अच्छा ये बताओ मुझे लेने कब आओगे? हम बैठकर बात करेंगे। अंकिता बात करने को बचा ही क्या है? मुझे इस संबंध में कोई बात नहीं करनी और हाँ, यह तुम्हारा घर है, जब चाहो आ जाना। पर मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। और इतना कहकर राजीव ने फ़ोन रख दिया। अचानक राजीव का यूँ फ़ोन रखना अंकिता को बेचैन कर गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि राजीव उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। वैसे किसी ने आज से पहले उससे ऐसा बर्ताव किया भी नहीं था। शादी से पहले उसके पापा उसकी सारी बातें, उसकी हर मनमानी पूरी करते आए थे। राजीव ने भी कभी उसको किसी काम के लिए मना नहीं किया जो उसके जी में आया करने दिया। शायद उसी का नतीजा था कि उसको अपनी किसी भी बात में ना सुनना गंवारा नहीं था। आज तक जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती आई थी, आज भी वही तो कर रही थी। जीवन में कभी गंभीर होना सीखा ही नहीं था, हर चीज़ को खेल की तरह लिया। पर उसको ये नहीं पता, शादी के बाद कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। शादी कोई खेल नहीं, और वैसे भी जिस शादी में एक तरफा मनमानी और शर्तें हों, वह रिश्ता भला कब तक टिक सकता है। कभी तो नाव डगमगाएगी। अंकिता बेचैनी से बिस्तर पर करवट बदलने लगी। उसका गुस्सा इस समय सातवें आसमान पर था और पता नहीं क्यों उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। राजीव का इस तरह से फोन रखना उसको अपना अपमान लग रहा था। वह अचानक से उठकर बैठ गई और सोचने लगी, आखिर वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, इतना कठोर कैसे हो गया। उसके दिमाग में विचारों की लड़ाई चल रही थी। इतने में उसके पापा उसके कमरे में आए। वह अपनी बेटी की हालत देखकर बोले, क्या हुआ बेटा, इतनी बेचैन क्यों है, ऐसे रो क्यों रही है। इस समय अंकिता किसी के साथ को तरस रही थी। कहीं ना कहीं उसको भी लग रहा था कि कहीं उसने गलत तो नहीं किया। पर उसके अंदर की जिद और अहम उसको गलत साबित नहीं होने दे रहा था। बस इस समय उसको एक ऐसे सहारे की ज़रूरत थी जो उसको हर हाल में सही कहे, उसको दोषी ना बताए। कहे तुमने जो किया सही किया, जो उसके अहम को संतुष्ट कर सके। और उसका पापा के रूप में वह सहारा मिल गया। वह पापा के कंधे पर सिर रखकर देर तक सुबकती रही। पापा, मम्मी और राजीव मुझसे बहुत गुस्सा हैं, कह रहे हैं मैं माँ बनने लायक ही नहीं हूँ। कहते कहते वे पापा को कसकर चिपक गई। बताओ ना पापा, मैं गलत हूँ क्या? सारा दोष मेरा है। उसके पापा जो अपनी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे, उसके मुंह से निकलने से पहले हर चीज़ उसके आगे हासिल कर देते थे, उसकी हर गलती में उसका साथ देते थे। वो अंकिता की हालत से बेचैन हो गए। अंकिता के आंसू पहुँचते हुए उसके गालों पर प्यार से अपना हाथ रखते हुए बोले, किसने कहा बेटा कि तुम गलत हो? तुम अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रही हो? अरे ये तुम्हारी ज़िंदगी है, ये तुम्हारा शरीर है, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पापा की बातें अंकिता को ऐसे लगी जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो, जैसे उसके पापा उसके जख्मों पर मरहम लगा रहे हों। अपने पापा की बात सुनकर अंकिता ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। पापा, राजीव मुझे लेने भी नहीं आ रहा है, कह रहा है तुम्हारा घर है, आना है तो आओ। तो क्या बेटा, क्यों जाना उधर, जब तक तुम्हारा मन है इधर रहो, ये तुम्हारा ही तो घर है। और इतना क्यों नाराज़ है वो, ऐसी कौन सी ज़िंदगी निकल गई तुम्हारी? क्या आगे तुम माँ नहीं बन पाओगी? अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है?
जब तुम्हारा मन चाहे तब निर्णय लेना, ये तुम्हारी ज़िंदगी है। तुमने कुछ गलत नहीं किया। उसके पापा काफ़ी देर तक उसे समझाते रहे और उसके बालों में प्यार से हाथ फेरते रहे। अंकिता ऐसे ही उनके कंधे पर देर तक सुबकती रही। इस बीच राजीव का कोई फ़ोन नहीं आया। अंकिता ने भी उससे कोई बात नहीं की। उसको लग रहा था राजीव राय का पहाड़ बना रहा है। इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसका राजीव के बिना मन भी नहीं लग रहा था। हर पल उसको राजीव की कमी महसूस होती। रात को बेचैनी से करवटें बदलती रहती, पर उसका अहम, उसकी जिद उसको झुकने भी नहीं दे रही थी। वैसे भी झुकना उसने कभी सीखा ही नहीं था। जिद और जमीर का टकराव बढ़ता जा रहा था। दिन निकलते जा रहे थे और अंकिता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह अपने कमरे में बैठी हुई अपने मोबाइल में राजीव और खुद की फोटो देख रही थी। तभी पीछे से उसकी माँ उसके पास आई। अंकिता ने उनको देखते ही वो पिक्चर हटा दी। उसकी माँ उसको दूध का गिलास पकड़ाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों है? क्यों इतनी उदास है? मुझे पता है तू राजीव से बहुत प्यार करती है। उसके बिना देख कैसी हालत बना ली। उसको फ़ोन क्यों नहीं करती? मैं जानती हूँ अगर तू उससे कहेगी, समझाएगी, वो तुझे लेने आ जाएगा। अंकिता ने दूध का गिलास एक तरफ रखते हुए कहा, क्यों माँ, मैं क्यों करूँ फ़ोन उसको? और कितने फ़ोन कर लिए मैंने उसे? आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? अपनी बेटी के तेवर देखकर अंकिता की माँ बोली, ठीक है, अगर तुम अपनी ज़िद छोड़ना नहीं चाहती तो रहो आराम से। तुम सही हो तो फिर इतनी बेचैनी क्यों? अपनी माँ की बात सुनकर अंकिता का पारा चढ़ गया। आखिर तुम कैसी माँ हो? हमेशा मुझको ही गलत बताती हो। अरे माँ तो अपनी बेटी का पक्ष लेती है और तुम मुझे ही गलत कह रही हो। काश ये सब मैं तुमको पहले समझा पाती, और गलत बात में मैं तुम्हारी तरफदारी कभी नहीं करूँगी। हाँ, ये सही कहा, मैं कैसी माँ हूँ जो अपनी बेटी को सही गलत का फ़र्क भी नहीं समझा सकी। पर तुम किस मुँह से कह रही हो मैं कैसी माँ हूँ? तुम क्या जानो माँ कैसी होती है? इतना कहकर उसकी माँ चुप हो गई। अंकिता को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ ने उसके गाल पर एक करारा तमाचा जड़ दिया। उसकी माँ उसके कमरे से बाहर आ गई। अंकिता अभी भी गुस्से में ही थी। पर कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। उन्होंने अंकिता को ये सब कह तो दिया, पर उसकी हालत देखकर मन ही मन बेचैन हो रही थी। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी उनके दिमाग में आया, क्यों ना एक बार राजीव से बात की जाए। बहुत ही समझदार और व्यवहारिक लड़का है, बड़ों का मान सम्मान करना जानता है। क्या पता मेरी बात मान जाए। और उन्होंने राजीव को फ़ोन किया। राजीव बेटा, मुझे मालूम है मेरा कोई हक नहीं है। शायद मेरी बेटी ने मुझसे ये छीन लिया। तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। उसने तो हमें इस लायक भी नहीं छोड़ा। पर एक माँ होने के नाते मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। प्लीज़ अंकिता को लेने आ जाओ। एक बार उससे बैठकर बात करो, क्या पता चीज़ें सुलझ जाएँ। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। बेटा, जितना ये सच है कि वो ज़िद्दी है, उसमें बहुत बचपना है, पर उतना ही ये भी सच है कि वो तुमसे बेइंतहा प्यार करती है। तुम्हारे बिना उसकी हालत जलबिन मछली की जैसी है। बेटा, यह एक माँ की प्रार्थना है। और कहते हुए उसकी माँ रोने लगी। प्लीज़ मम्मी, माफ़ी माँगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वैसे भी मैंने अंकिता को कहा है, यह घर उसी का है, जब आना चाहे आ सकती है। बेटा, एक बार तुम पहल करके देखो, क्या पता तुम दोनों पहल करने के चक्कर में समय गँवा रहे हो। ठीक है मम्मी, राजीव ने गहरी सांस ली। आपके कहने पर मैं अंकिता से बात कर लूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर बात करने से ही चीजें सुलझ जाए तो हर्ज ही क्या है। बेटा, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। प्लीज मम्मी, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं अंकिता से बात करता हूँ, आप चिंता मत करिए। राजीव ने फोन रख दिया। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या सच में अंकिता से बात करने से चीजें सुलझेंगी, और अगर सुलझना भी चाहे तो उसकी जिद वो सुलझने देगी। फिर भी उसने जाने किस उम्मीद पर अंकिता को फ़ोन किया। अपने मोबाइल पर राजीव का नाम देखकर अंकिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज कैसे मेरी याद आ गई, सोचती हुई 3-4 रिंग के बाद उसने फ़ोन उठाया। कहो राजीव, आज कैसे याद किया? कैसी हो तुम? राजीव को अंकिता की आवाज़ सुनकर कितनी ठंडक मिली। तभी उधर से अंकिता बनावटी गुस्से में बोली, तुमको क्या मैं कैसी हूँ, कैसी नहीं हूँ? तुमने तो एक बार भी मेरा हाल जानने की कोशिश नहीं की। अंकिता राजीव से बातें तो बहुत कुछ करना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। अंकिता, हम बैठकर बात कर सकते हैं। क्या बात करनी है राजीव? तुम बोलो तो सही। ठीक है, बताओ कब आ रहे हो? नहीं, मैं घर नहीं आ रहा, हम बाहर कहीं लंच पर मिलते हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। राजीव ने फ़ोन रख दिया। आज इतने दिन बाद राजीव की आवाज़ सुनकर दिल कितना खुश था अंकिता का। क्या बात करनी होगी उसको? क्या कहना चाहता है? इसी उधेड़बुन में अगले दिन अंकिता उसी रेस्टोरेंट पहुंच गई जहां शादी से पहले मिलते थे। अंकिता इस समय उतनी ही उत्साहित और खुश थी जैसा पहले राजीव से मिलने पर होती थी। तैयार होते समय वो राजीव की पसंद का ध्यान रख रही थी। शीशे में अपने को गौर से देख रही थी। इस समय वो राजीव की आंखों से अपने को देख रही थी। जाने क्या सोचकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह तय समय पर पहुंच गई। वहां राजीव पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने आंखों पर काला चश्मा चढ़ा रखा था। सच कितना जचता है वह चश्मे में।
ये चश्मा अंकिता ने ही तो ला कर दिया था। कितने चश्मे देखने के बाद ये चश्मा पसंद आया था। अंकिता को इस समय वैसी ही खुशी हो रही थी जैसी शादी से पहले मिलने पर होती थी। जाने क्यों इतने दिन बाद राजीव को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह एकटक उसको देखती रही। तभी राजीव की नज़र उस पर पड़ी तो वो उसे लेने बाहर आया। क्या हुआ, बाहर क्यों खड़ी हो, चलो अंदर चलें। अंकिता राजीव के पीछे पीछे आ गई। दोनों कॉर्नर वाली सीट पर बैठ गए। क्या लोगी, राजीव ने पूछा तो अंकिता ने उसको ऐसे देखा जैसे पूछ रही हो कि अब यह भी भूल गए मुझे क्या पसंद है। राजीव समझ गया। उसने 2 सूप ऑर्डर करे, अंकिता की पसंद का स्वीट कॉर्न और खुद के लिए टोमेटो सूप मंगाया। साथ में कुछ स्टार्टर्स भी ऑर्डर करे। ऑर्डर आने में अभी टाइम था। इधर दोनों को समझ नहीं आ रहा था कहाँ से बात शुरू करें। बहुत सुंदर लग रही हो, राजीव ने अंकिता को प्यार से देखते हुए कहा। तो अंकिता के चेहरे पर लाली छा गई। मुझे पता है ये गुलाबी रंग तुम क्यों पहन कर आई हो। अंकिता ने सवालिया नजरों से राजीव को देखा तो राजीव बोला, ऐसे क्या देख रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे यह रंग बहुत पसंद है, तुम पर खिलता है यह रंग। अंकिता कुछ नहीं बोली, बस नजरें नीची करके प्लेट में रखे कांटे से खेलने लगी। अंकिता, जब तुमको मेरी पसंद की इतनी परवाह है, मुझसे इतना प्यार करती हो तो आ क्यों नहीं जाती, किस बात का इंतजार कर रही हो। राजीव ने अंकिता से कहा। अंकिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया। वह नहीं चाहती थी कोई उसको ऐसे देखे। राजीव ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। सच कितना सुकून मिला अंकिता को इतने दिन बाद। राजीव का स्पर्श महसूस कर उसका रोम रोम खिल गया। देखो अंकिता, जो हो गया सो हो गया, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। इतने में वेटर उनका ऑर्डर ले आया। दोनों सूप पीने लगे। क्या सोचना, भूल जाओ गुस्सा और मेरे साथ अपने घर चलो। अंकिता तो इसी बात का इंतजार कर रही थी, पर एकदम से हाँ कहने में झिझक हो रही थी। खाना खाते खाते राजीव बोला, तुम्हें नहीं पता है मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूँ। एक एक पल काटना मुश्किल लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। चलो अब घर चलो, तुम्हारा घर तुम्हारे बिना सिर्फ एक मकान है। अंकिता भी चीज़ों को सुलझाना चाहती थी। इतने दिन राजीव के बिना रहकर जान चुकी थी कि वह भी राजीव से बहुत प्यार करती है। उसके बिना रहना कितना मुश्किल है, पर साथ ही उसके मन में कुछ और भी चल रहा था। अंकिता ने पानी का एक घूंट हलक में उतारा और बोलना चालू किया, मैं चलने को तैयार हूँ। इतना सुनते ही राजीव की आंखों में चमक आ गई। पर क्या अंकिता, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो, राजीव बेचैनी से अंकिता की आंखों में देखने लगा। राजीव, मैं नहीं चाहती वापस हमारे बीच किसी भी चीज़ को लेकर मनमुटाव हो। हम पहले से ही कुछ चीज़ें साफ कर लें तो अच्छा रहेगा। क्या कहना चाहती हो, मैं समझा नहीं। राजीव, मेरी कुछ शर्तें हैं। जब तक मैं तैयार नहीं होंगी हम बच्चे के बारे में बात भी नहीं करेंगे। इसका फैसला लेने का अधिकार मेरा होगा। राजीव खाना खाते खाते रुक गया। ये क्या कह रही हो, हमारा रिश्ता आपसी प्यार, विश्वास और भरोसे पर टिका है। ये शर्तें, फैसला, ये सब कहाँ से आ गया। वैसे भी तुम पहले ही अपनी मनमानी कर चुकी हो। राजीव की बात सुनकर अंकिता फिर तेश में आ गई। कैसी मनमानी राजीव, शरीर मेरा है, तुम्हें क्या। राजीव वहां पर तमाशा खड़ा करना नहीं चाहता था। उसने वेटर को बिल के लिए बुलाया और उसको बिल देकर दोनों बाहर आ गए। अंकिता, क्यों ना अपनी गाड़ी में बैठकर बात करें। क्या बचा क्या है अब बात करने को। मेरा इरादा पहले भी मजबूत था, अब भी है। मैं किसी के दबाव में आकर समझौता नहीं करूंगी। अंकिता, इसमें समझौते की बात कहाँ से आ गई। अरे ये तो आपसी सहमति की बात है। और प्लीज, सब देख रहे हैं, तुम गाड़ी में चलो। राजीव उसको गाड़ी में ले गया। बोलो अंकिता, चलें घर। नहीं राजीव, पहले तुम बताओ क्या तुम मेरे फैसले से सहमत हो। मैं इसे समझौता करके नहीं चलूंगी। ये मेरी जिंदगी है, कुछ फैसले लेने का अधिकार सिर्फ मेरा है। मैंने कब मना किया, पर मैं पहले की तरह केवल तुम्हें अधिकार नहीं दे सकता। ये हम दोनों की जिंदगी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझ पर दबाव बना रहे हो। मैं कहाँ दबाव बना रहा हूँ, मैंने तो ये बात छेड़ी भी नहीं, तुम ही बीच में लाई इस बात को। मुझे पहले ही लग रहा था तुम अपनी जिद पर अभी भी अड़ी होगी। वो तो तुम्हारी मम्मी के कहने पर मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, तुम नहीं समझने वाली। राजीव की बात सुनकर अंकिता और भी गुस्से में आ गई। ओ, तो ये तुम मम्मी के कहने पर कर रहे थे। मुझे तो लगा चलो तुमको मेरी याद तो आई। मुझे क्या पता था तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूं या ना रहूं। दोनों के बीच में काफी देर तक बहस होती रही। नहीं राजीव, मैं समझौते वाली जिंदगी नहीं जी सकती। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रही। अंकिता, मेरी बात तो सुनो। पर अंकिता बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। राजीव उसको जाता हुआ देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर वह अंकिता को समझ नहीं पाया या उसको संभाल नहीं पाया। राजीव ने गाड़ी में से ही अंकिता की मम्मी को फ़ोन मिलाया। मम्मी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं अंकिता को नहीं समझा पाया। उसकी आवाज़ रूंधी हुई थी। अंकिता की माँ बोली, बेटा माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मेरी बेटी की जिद उसके प्यार पर भारी पड़ रही है। फिर भी पता नहीं किस आस में मैंने एक कोशिश की और एक बार फिर से तुम्हारा दिल दुखाया।
बेटा मुझे माफ़ कर दो, अब आगे से मैं अंकिता को कुछ नहीं समझाऊँगी। अगर वो अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़राब करना चाहती है तो करे, पर फिर भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि काश समय रहते उसे अकल आ जाए। बेटा अपना ध्यान रखना, और अगर कभी भी मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूँ तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। एक बार फिर से मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। राजीव ने फ़ोन रख दिया। उधर जब अंकिता घर पहुंची तो एक तरफ अपना पर्स पटकते हुए चिल्लाने लगी, मम्मी मम्मी। पूरे घर में वो अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी। इस समय वो बहुत गुस्से में थी। उसके पापा भागे हुए आए। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? पापा बस अब बहुत हुआ, आखिर मम्मी चाहती क्या है? क्या उनको अच्छा नहीं लग रहा मेरा इधर रहना? अगर ऐसी ही बात है तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। तब तक उसकी मम्मी भी हॉल में आ चुकी थी। उनको देखते ही अंकिता उठकर उनके पास गई। क्यों मम्मी, क्यों? आखिर आपने मुझसे बिना पूछे राजीव को फ़ोन क्यों किया? आप उसके आगे क्यों गिड़गिड़ाई? अरे अगर उसको मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं? वह तो यही सोचेगा कि मैं उसके बिना नहीं रह पा रही। आपने उसके आगे मेरा अपमान किया है। आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा मेरे बारे में, एक बार भी ख्याल नहीं आया आपको। मेरी ज़िंदगी के फैसले मुझसे बिना पूछे लिए जा रहे हैं। अंकिता की मम्मी उसकी बात चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, अगर तुम बोल चुकी तो अब मैं बोलूँ? उसकी माँ भी इस समय बहुत गुस्से में थी। हाँ, मैंने ही किया था राजीव को फ़ोन, क्या करूँ? एक माँ हूँ ना, तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही थी। पर नहीं, बस अब बहुत हो गया, मैं समझ चुकी हूँ, गलती मेरी थी। जो सोचा शायद तुम समझ जाओगी, पर मैं गलत थी। अरे समझाया तो उसे जाता है जो कुछ सुनने को समझने को तैयार हो। तुम्हारी आंखों पर तो अपनी जिद का पर्दा पड़ा है, जिसके आगे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ना अपना भला ना बुरा, और किस अपमान की बात कर रही हो? अरे तुम्हारा नहीं, अपमान तो बेचारे राजीव का हुआ, जो मेरे कहने पर तुम्हें मनाने को तैयार हुआ। पर बस अब और नहीं, बहुत हो गया। बहुत घमंड है ना तुम्हें मेरी ज़िंदगी, मेरे फैसले। तो लो अपने फैसले, जैसे जीना है जियो, अब मैं कुछ नहीं कहूँगी। अंकिता गुस्से से भरी हुई चिल्लाई, हाँ तो मेरी ज़िंदगी है ये, और बता दूंगी मैं राजीव को कि मैं उसके बिना जी सकती हूँ। समझता क्या है वो अपने आप को? उसके पापा जो चुपचाप सब सुन रहे थे, अंकिता उनके पास गई। पापा अभी आप वकील से बात करो, तलाक के पेपर तैयार करवाओ, अब मुझे नहीं रहना उसके साथ। उसको भी तो मालूम चले कि मैं अकेली जी सकती हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर उसके पापा ने उसे प्यार से बैठाया। बेटा अभी तुम बहुत गुस्से में हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। तलाक तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। अंकिता को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उसके पापा भी उसको समझाएंगे। उसको तो लगा हमेशा की तरह उसकी बात वो बिना सवाल किए मान जाएंगे। उसने अपने पापा का हाथ झटक दिया और गुस्से से चिल्लाई, ओ अब समझ आया, आप भी मेरे साथ नहीं हो। ठीक है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, रह लूंगी मैं अकेले। और अंकिता गुस्से में अपने पैर पटकते हुए कमरे में जाने लगी। उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ा। किसने कहा बेटा तुम अकेली हो? अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर सच बताओ, क्या सच में ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। अपने पापा की बात सुनकर अंकिता बोली, पापा आप वकील को फ़ोन मिला रहे हो या नहीं? अंकिता के पापा ने वकील को फ़ोन करके पेपर्स तैयार करने को कहा। अंकिता की माँ जो इतनी देर से सब देख रही थी बोली, अच्छा हुआ बेटा, सही फैसला ले रही हो। सच में तलाक लेकर तुम उस बेचारे राजीव पर कुछ तो एहसान करोगी। सच बताऊं तो तुम उसके लायक ही नहीं हो। अच्छा है, कम से कम वो एक नए सिरे से ज़िंदगी तो शुरू कर सकेगा। मैं उसके लिए भगवान से दुआ करूंगी। कहते हुए उसकी माँ अपने आंसू पोंछते हुए रसोई में चली गई। देखा पापा, मम्मी हमेशा राजीव की ही तरफदारी करती हैं, उनको हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम तो जानती हो अपनी माँ को, बेटा वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। दिख रहा है पापा, सबका प्यार समझ आ रहा है। तुम एक बार इधर बैठो, थोड़ा शांत हो, मुझे बताओ आखिर बात क्या हुई? अंकिता के पापा ने उसे सोफे पर बैठाते हुए शांत कराया। अंकिता ने पापा को सारी बात बताई, राजीव और उसकी मुलाकात जो मम्मी ने करवाई थी, और अपनी वो शर्त भी बताई जो राजीव ने मानने से इनकार कर दिया। ठीक है बेटा, अगर वो नहीं चाहता कि चीज़ें सुलझें तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम चिंता मत करो। उसके पापा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। अंकिता को पापा का सहारा मिल गया था। एक हफ्ते बाद राजीव के पते पर तलाक के पेपर्स पहुंच गए। शाम को जब वो ऑफिस से आया तो उसके नौकर ने उसको वो पेपर्स दिए। जब उसने पेपर्स देखे तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि बात यहाँ तक पहुँच सकती है। वो दोनों हाथों को सिर पर रखकर दम से सोफे पर बैठ गया। उसका सिर चकराने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या इतना कच्चा रिश्ता था उन दोनों का। कहाँ 7 जन्मों का साथ निभाने के वादे किए, वो सारे वादे कस्में सिर्फ़ इस एक कागज़ के आगे टूट गए। क्या इसे ही प्यार का बंधन कहते हैं? इतना कमज़ोर था हमारा साथ, और राजीव की आँखों के आगे वो सारे वादे, वो शादी के फेरे सब किसी चलचित्र की तरह चल रहे थे। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। कभी वह अपने हाथ के पेपर्स को देखता और कभी दीवार पर लगी अपनी और अंकिता की शादी की तस्वीर देखता। कितने खुश लग रहे थे दोनों। आखिर उनकी डोर इतनी कच्ची कैसे रह गई?
इधर नौकर कब से पानी का गिलास लेकर खड़ा था, पर राजीव को तो कुछ होश नहीं था। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। पता नहीं कितनी देर तक राजीव यूं ही सोफे पर बैठा रहा। उसकी तो जैसे दुनिया ही ठहर गई थी। ऐसे कैसे तलाक के पेपर्स भेज दिए? एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया उसे। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। हो सकता है उसने गुस्से में ये पेपर्स भेजे हों। उसका गुस्सा तो मैं जानता ही हूँ। बाद में जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब अपने ही फैसले पर अफसोस करेगी। सोचते सोचते उसने अंकिता को फोन मिलाया, पर काफी रिंग जाने के बाद भी अंकिता ने फोन नहीं उठाया। राजीव ने उसको मैसेज छोड़ा, अंकिता क्या तुमने ये पेपर सोच समझकर भिजवाए हैं? अंकिता ने जवाब में लिखा, हाँ राजीव, पूरे होशो हवास में। अगर तुम ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो यही सही है। अच्छा है, जितनी जल्दी हम अलग हो जाएं। राजीव ने अंकिता को फोन मिलाया। इस बार अंकिता ने उसका फोन उठा लिया। जैसे ही अंकिता ने हेलो कहा, राजीव के मुंह से निकला अंकिता। एकदम से राजीव के मुंह से अंकिता निकला तो कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दोनों चुप से हो गए। राजीव ने अपना गला साफ करते हुए कहा, माफ करना अंकिता, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? पता नहीं क्यों मन नहीं माना। एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आ रही हो। बहुत गंभीर था, टूट सा गया था वो। हाँ राजीव, ये मेरा आखिरी फैसला है। अंकिता की आवाज़ दृढ़ थी। राजीव ने ठंडी आह भरी। ठीक है फिर, अगर तुमने फैसला ले ही लिया तो मैं कौन होता हूँ तुमको रोकने वाला? वैसे भी आज तक सारे फैसले तुम ही तो लेती आई हो। पर थोड़ी देर दोनों तरफ से खामोशी रही। राजीव ने बोलना शुरू किया, फिर भी अंकिता, क्या हम बिना तलाक के अलग नहीं रह सकते? कम से कम एक आस तो रहेगी। कहीं ऐसा ना हो बाद में हमारे हाथ में पछतावे के सिवा कुछ ना रह जाए। नहीं राजीव, जिस रिश्ते की कोई मंजिल नहीं, कोई आस नहीं, उस रिश्ते को खींचने से भला क्या फायदा? ऐसे रिश्ते में घुटन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और मैं इस घुटन, इस बंधन से जितनी जल्दी हो सके आज़ाद होना चाहती हूँ। अंकिता की बात सुनकर राजीव की आखिरी आशा की किरण भी टूट गई। ठीक है अंकिता, पर ध्यान रखना, आज भी ये तुम्हारा ही फैसला है, मेरा नहीं। ना तुमसे कोई लड़ाई है, ना कोई जिद। मैं नहीं चाहता कि दुनिया हमारे रिश्ते का तमाशा देखे। हमारे वकील अदालत में हम दोनों के ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाएं। मैं आपसे समझौते से तलाक देने को तैयार हूँ। मैं अपने रिश्ते को बदनाम होते नहीं देख सकता। तुम मुझे बता देना कब अदालत आना है और आगे की क्या कार्यवाही है। तुम जब कहोगी मैं आ जाऊंगा। जहाँ साइन करने को कहोगी मैं कर दूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस सब प्रक्रिया में भी अंकिता का ध्यान रख रहा था। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि उसको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और राजीव ने फ़ोन रख दिया। अंकिता को राजीव से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। ना गुस्सा किया, ना कोई बहस की, ना कुछ कहा। राजीव के व्यवहार से उसे आत्मग्लानि हो रही थी, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही। तभी मन ही मन बोली, नहीं नहीं, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में अब वो नहीं आने वाली। अगर इतनी ही मेरी परवाह है तो क्यों मेरा साथ नहीं दिया? ये सोचते हुए उसने फ़ोन रख दिया। दिन यूं ही निकलते गए। एक दिन अंकिता की सहेली का फ़ोन आया। इधर उधर की बातों के बाद पता चला उसकी सहेली गर्भवती है। अंकिता को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि इसी सहेली ने उसे सलाह दी थी कि क्या ज़रूरत है अभी से इस झंझट में फंसने की। जब अंकिता ने उससे कहा, तू कैसे अभी से इस झंझट में पड़ गई, तो वह बोली, अरे यार, अब आगे पीछे कभी तो फैसला लेना ही है। अच्छा है जितनी जल्दी इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाएं। अच्छा है। अंकिता का आगे बात करने का मन नहीं हुआ। उसने बहाना बनाकर फ़ोन रख दिया। वो एक अजीब सी कश्मकश में थी। कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही है, कुछ गलत फैसला तो नहीं ले रही है। उसके दिमाग में उलझन चल रही थी। नहीं नहीं, अगर उसने मना कर भी दिया बच्चे के लिए, तो क्या राजीव उसका साथ नहीं दे सकता था? और बात केवल बच्चे की ही नहीं, साथ की, विश्वास की है। अगर उसने मेरे इस फैसले में साथ नहीं दिया तो आगे क्या भरोसा कि साथ देगा या नहीं देगा? और ये सब सोचती हुई उसने अपने उन विचारों को झटक दिया जो उसे गलत साबित कर रहे थे। उस दिन घर में बहुत चहल पहल थी। मम्मी पूरी तरह से सजी धजी थी। रसोई में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। पकवानों की खुशबू से अंकिता रसोई में गई। क्या बात है मम्मी, आज इतनी तैयारी क्यों हो रही है? कुछ खास है क्या आज? अरे बेटा, आज करवा चौथ है ना। जैसे ही उसकी मम्मी ने कहा, अंकिता के हाथ अपने आप रुक गए। वह प्लेट में से मटरी उठाकर मुंह में रखने ही वाली थी। अरे क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गई? चक्कर तो बता, मोयन वगैरह सही से पड़ा है या नहीं? अब मैं तो चख नहीं सकती, मेरा व्रत है ना। मम्मी अभी मेरा मन नहीं है, बाद में खाती हूँ, कहती हुई अंकिता अपने कमरे में आ गई। आज करवा चौथ है, कैसे भूल गई वो? पिछले साल कितना उत्साही थी, पूरी दुल्हन की तरह तैयार हुई थी, नक से लेकर शिक तक। आखिर पहली करवा चौथ जो थी उसकी। राजीव भी देखता रह गया था उसको, और उसके मना करने के बाद भी उसने भी व्रत रखा। दिन भर अंकिता का कितना ध्यान रखा, हर व्यंजन अंकिता की पसंद के बनवाए। फिर जब रात को चांद निकला, छलनी में चांद देखकर राजीव को उसमें से देखा, सच कितना सुखद और अनोखा सा एहसास था। और जब राजीव ने उसको अपने हाथों से पानी पिलाया, दिन भर की थकान और भूख उस एक पल में खत्म हो गई।
उसने भी तो राजीव को अपने हाथों से निवाला खिलाया था। सोचती सोचती अंकिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अगले ही पल अचानक से जाने क्यों उसकी आंखें भर आई। उस दिन वो कमरे से बाहर नहीं आई। पता नहीं क्यों आज राजीव की बहुत याद आ रही थी। मम्मी ने पूजा के लिए बुलाया पर उसने बहाना बना दिया। आज दिन भर वो राजीव की यादों के साथ अकेला रहना चाहती थी। और रात को जब चांद निकला तो उसके पापा ने मम्मी को अपने हाथों से पानी पिलाया। उस समय मम्मी के चेहरे पर कितना नूर था। दिन भर की थकान और भूख पापा के हाथ से पानी पीते ही खत्म हो गई। पापा ने मम्मी को अपने हाथों से खाना खिलाया। अंकिता बहाना बनाकर अपने कमरे में ही रही। वो बहुत बेचैन हो रही थी। उसे राजीव की बहुत कमी महसूस हो रही थी। जाने क्यों अचानक ही उसने राजीव के लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन किया। मोबाइल पर करती तो उसका नाम आ जाता। राजीव ने फ़ोन उठाया। हेलो, हेलो। राजीव की आवाज़ सुनकर अंकिता का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और वो बेचैन हो गई। ऐसा लग रहा था वह अभी जाकर राजीव के गले लग जाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी सिसकी की आवाज़ शायद राजीव के दिल और कानों तक पहुंच गई। अंकिता, ये तुम हो क्या? अंकिता ने बिना कुछ बोले फ़ोन रख दिया। पूरी रात वो अपने आंसुओं से अपना तकिया भिगोती रही। सच कितना अकेलापन महसूस कर रही थी। टूट सी गई थी वो उस दिन। पता नहीं क्यों अंकिता को पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि वह भी राजीव से बहुत प्यार करती है। उसके बिना जीना इतना आसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं वह कुछ गलत कर रही है। पहली बार उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सोचा एक बार कोशिश करके देखूं, क्या पता राजीव और मैं वापस एक हो जाएं। पर किससे कहे, कैसे बताए किसी को कि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया? क्योंकि उसने तो कभी झुकना सीखा ही नहीं था, अपनी गलती कभी मानी ही नहीं। उसके दिमाग में विचारों की उथल-पुथल चल रही थी। पापा से बात करूं, राजीव से या फिर मम्मी से? नहीं, नहीं, मम्मी तो अब कभी साथ नहीं देंगी, पहले ही मना कर चुकी हैं। फिर पापा से बात करूं? नहीं, उन्होंने पहले ही कहा था, बेटा सोच समझ कर कह रही हो ना, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। तो क्या राजीव से? हाँ, ये ठीक रहेगा, एक बार राजीव से बात करती हूँ, वह शायद मान जाए। शायद क्यों, वह तो मान ही जाएगा, वह भी तो यही चाहता है ना। सोचते हुए अंकिता ने राजीव को फ़ोन करने के लिए अपना मोबाइल उठाया ही था। तभी उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ लगाई। अंकिता, तुम्हारे लिए पोस्टमैन लेटर देकर गया है। अंकिता ने लेटर खोलकर देखा। राजीव की तरफ से लेटर उसके वकील ने भेजा था, जिसमें राजीव ने तलाक के पेपर्स पर साइन कर रखे थे। वो पेपर्स देखकर अंकिता के दिल में कुछ दरक सा गया। राजीव ने साइन कर दिए? इसका मतलब वह भी अपना मन बना चुका है। शायद वह भी मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है। इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है। मैं ही पागल थी जो उससे बात करने की सोच रही थी। ठीक है, अगर उसने भी मन बना लिया तो यही सही। जब उसको मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं? और उसने गुस्से में मोबाइल पटक दिया और गुस्से में ही वो साइन करे पेपर्स अपने वकील को मैसेज कर दिए। एक बार फिर उसका अहम उसके विवेक के आड़े आ गया। दिन यूं ही निकलते जा रहे थे। अंकिता को कई बार लगता कि क्या उसको राजीव से बात करनी चाहिए, चीज़ों को सुलझाना चाहिए, पर उसकी जिद, उसका अहम उसके विवेक के आड़े आ जाते। इस बीच कोर्ट की कार्यवाही चलती रही। कोर्ट ने उनको कुछ समय दिया कि अगर आप एक बार दोबारा अपने निर्णय पर सोचना चाहते हैं और रिश्ता बचाना चाहें तो बेहतर होगा। पर कहते हैं ना, रिश्तों की डोर एक तरफ से नहीं सुलझती। कोई एक तरफ से कब तक डोर सुलझाता रहेगा? अगर दूसरा उस डोर को उलझा ही छोड़ दे तो वो डोर कभी नहीं सुलझ पाएगी। राजीव ने अंकिता को एक बार मैसेज भी किया। अंकिता, अभी भी देर नहीं हुई है, क्या हमें हमारे रिश्ते को बचाने का एक मौका और देना चाहिए? पर पता नहीं क्यों चाहकर भी अंकिता आगे कदम नहीं बढ़ा पा रही थी। जैसे ही वह कुछ कहना चाहती, राजीव की पहल की तरफ कदम बढ़ाना चाहती, पता नहीं क्यों खुद ब खुद उसके कदम पीछे खिंच जाते। शायद ये उसकी जिद, उसका अहम ही था जो बार बार उस पर हावी हो जाता था। आखिर में राजीव ने भी कोशिश करना छोड़ दिया। इधर मम्मी ने तो पहले ही उसके उसके हाल पर छोड़ दिया था। और पापा, वह तो अंकिता की हाँ में हाँ मिलाते थे। जिस बात में अंकिता राजी, उन्हें वही सही लगता था। कोर्ट की कार्यवाही चलती रही। दोनों अपने अपने वकील के साथ तय तारीख पर पहुंच जाते और जहां उनको साइन करने को बोलते वह दोनों कर देते। केस में कोई समस्या ही नहीं थी, क्योंकि तलाक आपसी समझौते पर जो हो रहा था। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए दोनों के वकीलों को भी कोई ज्यादा कानूनी दांव पेंच नहीं खेलने पड़े। इस बीच जब भी उनका आमना-सामना होता तो अंकिता को राजीव का उदास चेहरा और टूटा हुआ मन ही दिखता, जो उसकी आंखों के आगे घूमता रहता। उदास तो वो भी थी, पर राजीव को एहसास नहीं होने दिया। नहीं तो राजीव को देखकर उसके मन में जज्बातों का जो तूफान उमड़ता था, वो तो वो ही जानती थी। सोचती थी कि काश एक बार राजीव उसको मना ले। आखिरी दिनों की कार्यवाही में राजीव ने अदालत में आना भी छोड़ दिया। उसके वकील ही सारी कार्यवाही करते, वह तो बस जहाँ साइन करने होते कर देता। इधर अंकिता, जो हर बार अदालत इसीलिए आती थी कि इसी बहाने सही राजीव को देख तो लेगी, पर उसकी जिद ने उससे वह मौका भी छीन लिया। आखिर में सारी कार्यवाही हो गई। इसी महीने की 28 तारीख को उनके केस का फैसला होना था, जो कि सिर्फ महज औपचारिकता ही थी। पहले से ही तय था कि उनका तलाक अदालत मंजूर कर लेगा।
एक दिन अंकिता अपने ख्यालों में खोई थी, तभी उसके पापा उसके पास आए। बेटा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं पापा। उसके पापा उसके पास बैठ गए। बेटा इस महीने तुम्हारा तलाक का फैसला भी हो जाएगा। फिर तुमको हमेशा के लिए इस बंधन से आज़ादी मिल जाएगी। पता नहीं अंकिता को पापा का ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगा। फिर क्या सोचा आगे का? उसके पापा ने उससे पूछा तो अंकिता की आंखों में सवाल था। उसके पापा क्या कहना चाहते हैं? उसके पापा ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, ऐसे अकेले कब तक बिताओगी? मेरे दोस्त का एक बेटा है, तुम कहो तो उससे बात चलाऊं? अंकिता को पापा की बातें ऐसी लगी जैसे किसी ने उसे खोलते तेल में डाल दिया हो। वह गुस्से में बोली, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? अरे ऐसे कैसे मैं किसी से भी शादी कर लूं? अभी तक तो मेरा तलाक भी नहीं हुआ और आप ये सब सोचने लगे। क्या आपको भी मैं बोझ लग रही हूँ? अंकिता की आंख गुस्से से लाल थी। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं। अरे तू कभी मेरे लिए बोझ नहीं हो सकती, पर बेटा तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। उसके पापा ने उसे समझाने की कोशिश की। प्लीज पापा इस बारे में मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। और अंकिता अपने पापा के सीने पर सिर रखकर रोने लगी। अरे मेरी रानी बेटी क्यों रो रही है? अगर मेरी बातों से तेरा दिल दुखा तो मैं माफी मांगता हूँ। आज के बाद मैं कभी ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो तुझे पसंद ना हो। तो अपनी जिंदगी जैसे तुझे जीनी है जी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। इधर अंकिता पता नहीं कब तक अपने पापा के सीने पर सिर रखकर आंसू बहाती रही। वास्तव में वो सिर्फ पापा की बात से ही नहीं दुखी थी और पता नहीं किन किन बातों का गुबार निकालना चाहती थी। पर वह गुबार निकल ही नहीं पा रहा था। वो तो जैसे उसके सीने में ही दफन हो गया था। कल कोर्ट के निर्णय की तारीख है। अंकिता बहुत बेचैन हो रही है। सुबह से राजीव की पिक्चर्स मोबाइल में देख रही थी। अपनी पुरानी यादों में खोई रही। अंदर जैसे कुछ टूट सा गया हो। उसको सब कुछ खोखला सा लग रहा था। जैसे जैसे समय निकल रहा था उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। जाने क्यों आज जिंदगी में पहली बार वो हारने को तैयार थी। उसको लग रहा था काश वो ये केस हार जाए, अदालत उसके पक्ष में फैसला ना सुनाए, पर उसको मालूम था ये सिर्फ उसके मन का भ्रम है। वो सिर्फ अपने मन को बहला रही है। जब दोनों तरफ से सहमति तो अदालत क्यों आपत्ति जताएगी? विचारों का द्वंद्व उसके दिमाग में हथौड़े के जैसे बज रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और उन लोगों का तलाक हो गया। घर आने के बाद अंकिता ने अपने को एक कमरे में बंद कर दिया। वो राजीव की यादों के साथ अकेले रहना चाहती थी। टूट गई थी वो, किससे कहे अपने दिल का हाल, क्योंकि वो तो यही चाहती थी ना, इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती थी। हो गई आज आज़ाद। फिर क्यों खुश नहीं है वो? क्यों उसको राजीव की चिंता हो रही है? क्यों उसका वही उदास और थका हुआ चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम रहा था जो उसने अदालत में देखा था? कैसा होगा अब? तक तो घर चला गया होगा। क्या उसका हाल भी मेरे जैसा ही होगा? अंकिता दरवाज़ा खोल बेटा, खाना लग गया, आजा खाना खा ले। अंकिता की माँ ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंकिता एकदम से वर्तमान में आ गई। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। खिड़की से बाहर देखा तो अंधेरा छा चुका था। घड़ी में समय देखा तो रात के 8:30 हो चुके थे। दोपहर से उसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था। इन 4-5 घंटों में राजीव के साथ बिताया एक एक पल रियल लाइफ की जैसे उसकी आंखों के आगे चल रहा था। उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था दर्द से उसका सिर फट जाएगा। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर उसकी माँ खड़ी थी। क्या हुआ बेटा? जब से अदालत से आई है कमरे से बाहर ही नहीं आई। चल आजा खाना खा ले, तेरे पापा किसी काम से बाहर गए हैं, 2-3 बाद आएंगे। ये कहते हुए उसकी माँ जाने लगी। उन्होंने अंकिता का चेहरा और उसकी हालत देख ली थी, पर अनजान बनने का नाटक कर रही थी। अंकिता को यकीन नहीं हुआ उसकी माँ इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। क्या उनको अपनी बेटी की हालत देखकर जरा भी दया नहीं आ रही? वो बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। उसकी माँ उसको खाना परोसते हुए बोली, आज सब कुछ तेरी पसंद का है। तेरे पापा बोलकर गए थे सब अंकिता की पसंद का बनाना। देख मटर पुलाव, बैंगन का भरता, बथुए का रायता। अंकिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खाने की प्लेट अपने आगे से सरका दी। क्या हुआ बेटा? थाली क्यों सरकाई? माँ क्या हो गया आपको? आपको मेरी हालत दिख नहीं रही या आप देखना ही नहीं चाहती? उसकी माँ ने उसके आंसू पोंछे और थाली लेकर अपने हाथ से उसे खिलाने लगी। जैसे ही वह एक कोर उसके मुंह की तरफ बढ़ाने लगी, अंकिता ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना खाना। पहले मेरी बात का जवाब दो। उसकी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर कहा, बेटा पहले खाना खा ले, सुबह से भूखी है, उसके बाद बात करते हैं। अंकिता ने मना किया तो उसकी माँ ने उसे प्यार से झिड़की लगा दी। अब चुप कर, हर बात में अपनी जिद मत चलाया कर। ले पहले खाना खा, सुबह से भूखी है। बता जरा मटर पुलाव कैसा बना? बाजार से तेरे लिए कच्चे कच्चे मटर लेकर आई हूँ। अंकिता ने बड़ी मुश्किल से 2-4 कोर गटके होंगे। उसका दिल जानता था वह भी उसने कैसे खाया। बार बार राजीव का ही ख्याल आ रहा था। पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं। भूखा सो जाएगा तो गैस और बन जाएगी। उसकी माँ खाना खिलाकर बर्तन समेटने लगी। अंकिता ने उनका हाथ पकड़ लिया। इधर आओ माँ, मेरे पास बैठो, मेरे सिर में तेल की मालिश कर दो। दर्द से सिर फटा जा रहा है। उसकी माँ गुनगुना तेल लेकर आई और सोफे पर आकर बैठ गई।
वो अपनी माँ के दोनों पैरों के बीच में उसी तरह बैठ गई जैसे बचपन में बैठती थी। उसकी माँ उसके सिर में मालिश करने लगी। पता नहीं क्यों माँ का स्पर्श था या कुछ और, अंकिता की आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा। टू बी कंटिन्यूड।